हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है क्योंकि इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था। सॉरी फॉर इसके लिए कि क्लास 12 की वीडियो कंटिन्यू डेली नहीं आ पा रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डेली नहीं आ पा रही थी, बट अब से मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम एक वीडियो डेली आ जाए, ओके। चाहे क्वेश्चन का हो चाहे चैप्टर का हो, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी बना रहे। तो फिलहाल हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। चैप्टर 3 है 12 का दरख्शां कहकशां किताब है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या होगा भाई, जो नए नए लफ्ज का जो इजाद है, या जो हम लोग ऐसे ही बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसा लफ्ज जो बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भाषा, वो लैंग्वेज, वो जबान आया कहाँ से, है ना, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है इसी के बारे में हमको बताती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारा एक क्लास 12 के लिए जो है लैंग्वेज बैच चल रहा है, जहां पर नोट्स बेसिकली है, लैंग्वेज बैच नोट्स मैंने लिखा है, बट यहाँ पे वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। खासकर उर्दू और हिंदी तो कंपलसरी है, हिंदी अभी एक भी क्लास नहीं हुई लेकिन करवाएंगे, और इंग्लिश के लिए हम सोचेंगे फिर, ठीक है ना। बाकी लेकिन PDF सबको मिल जाएगा, नोट सबका मिल जाएगा। और ये जो है 399 इसका प्राइस है, 399 ओनली 399 प्राइस है। बेस्ट नोट्स मिलने वाला है, क्वेश्चन मिलने वाला है, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, और फिर नोट्स भी आपको मिलेगा। उसका प्राइस 399 है। अगर आपको जुड़ना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा 8210 42 32 00, ठीक है ना। अगर जिसको नोट्स वगैरह लेना होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो चैप्टर है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो है ना, ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पे बता दें, जो चैप्टर हमारा है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, है ना। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ना, नई तहकीक। इसके जो मुसन्निफ है ये मजमून है बाबू, ठीक है ना। ये क्या है, मजमून है ये, ओके। ये है मजमून एक, ओके। इसके जो मुसन्निफ है, मुसन्निफ का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मुसन्निफ का नाम। मुसन्निफ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है ना, ये इसके मुसन्निफ हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में सवाल ज्यादातर पूछते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आता है, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, इनकी हयात के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में, इनका इंतकाल, इनकी पैदाइश, इनकी वालिदा का नाम, इनके वालिद का नाम, ये सबसे ज्यादा सवाल आता है। इन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी किताबें लिखी हैं इन्होंने, है ना, क्या क्या इनका कारनामा रहा है, इससे ज्यादा सवाल बनता है। तो हमको भी ज्यादा चाहिए कि जो मुसन्निफ है, मुसन्निफ के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। बट इन्होंने चैप्टर में क्या लिखा, बाज पुराने लफ्जों में, बाज पुराने लफ्जों की तहकीक में इन्होंने क्या क्या समझाने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। तो वीडियो का अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए उर्दू के पर्पज से बनाया गया है। तो उर्दू से अगर आपको मोहब्बत है, इतनी सारी मोहब्बत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम उर्दू को थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। चलिए, तो हम पहले समझते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20वीं सदी के आगाज में जो मदारिसुल इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजर नाम पर उभरने में कामयाब रहा है, जो मदरसा जो है 20वीं सदी मदरसा के बारे में बताया कि ज़्यादा जो उभरने में कामयाब रहा है, उनमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत का हामिल है। यानी कि 20वीं सदी के आगाज में जो मदरसुल है ना, मदरसुल इस्लामिया के फारिग होकर कौमी मंजर नामे पर उभरने में कामयाब, यानी कि मदरसुल इस्लामिया जो मदरसे इस्लामिया है उसे फारिग हुआ, और जो मतलब नाम जो फेमस जो शोहरत हासिल किया है, उनमें जो है अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ साथ जो है सैयद सुलेमान नदवी का भी नाम जो है शामिल आता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी फेमस हुए और सैयद सुलेमान नदवी का भी नाम शामिल होता है।
अब इनके बारे में बताता कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है 22 नवंबर 1884, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नवंबर 1884 में हुई थी। कहाँ? सुबह बिहार के नालंदा बिहार में हुई थी। क्योंकि अक्सर एक भी बात याद कीजिएगा ये कि अक्सर हमारा जो किताब में जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें जो मुसन्निफ है वो खासकर बिहार के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो सुबह बिहार के नालंदा जिला के, है ना, मर्दमखेज बस्ती दसना में हुई थी। तो बिहार के बगल में बिहार में एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे राजगीर है, जानते हैं आप, है ना। तो वहां पे जो नालंदा जिला के एक गांव है मर्दमखेज बस्ती है दसना, वहीं उसी गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। आगे बोलते हैं इनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। क्या नाम था? हकीम सैयद अबुल हसन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन, इनके जो है वालिद का नाम था। और यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट बता रहा कि अपने गांव और आसपास की, दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये चल ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा। बोलता अपने गांव और आसपास की मुतअद्दिद बस्तियों के उलमा से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं अपनी तालीम अपने गांव की बस्ती में जो मौलवी है, जो मदारिस है, जो मदरसे हैं, जो भी है तालीम याफ्ता जो लोग हैं उनसे हम लोग तालीम हासिल करते हैं। तो इन्होंने भी, सैयद सुलेमान नदवी ने भी इसी तरह से तालीम हासिल की अपने गांव के बस्ती के जो भी मौलिम थे उनसे। फिर उनके बाद सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बताता है कि आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ जो कि पटना में है और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। यानी कि जो नॉर्मल जो तालीम होता है जिसको बोलते हैं इब्तिदाई तालीम बोलते हैं या प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, तो अपना गांव में हासिल किए और उसके हासिल करने के बाद पटना में फुलवारी शरीफ गए, वहां से भी वहां पढ़ाई की और मदरसा इमदादिया जो कि दरभंगा में है वहां दाखिला लिए, है ना, पढ़ाई की। आला तालीम की तमन्ना ने, उनकी तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी आला तालीम हासिल करें, है ना। तो बोलता आला तालीम की तमन्ना ने उन्हें 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचाया, जहां शिबली नुमानी जैसे शख्सियत से इस्तेफादा करने का मौका मिला। यानी कि आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? 1901 में गए थे। कहाँ? दारुल उलूम नदवा, ठीक है ना, नदवा एक जगह का नाम है तो और मदरसा का भी नाम है। तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचा जहां शिबली नुमानी जैसे शख्सियत से इस्तेफादा करने का मौका, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत शिबली नुमानी, मतलब उस समय वो हयात में थे, उनके सामने मतलब वो गए थे, जब मतलब वो जो है वहाँ मतलब वहाँ का रहते होंगे या तो वहाँ पढ़ाते होंगे कुछ भी, है ना। तो शिबली नुमानी जैसी जो है बहुत बड़ी शख्सियत से इस्तेफादा मतलब फायदा हासिल हुआ, उनसे भी अपना फायदा हासिल किए। 1902 में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला एलेंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। खातूनों की तालीम, क्या नाम था? खातूनों की तालीम, ये था इनका मतलब पहला क्या बोलते उन्वान, एक मजमून। तो इन्होंने 1901 में किया दारुल उलूम नदवतुल ईमान नदवतुल उलमा दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचा। वहाँ जो शिबली नुमानी की सरपरस्ती में या उनकी जेर साया में अपना नॉलेज हासिल किया, सीखा। और वहाँ के बाद फिर 1902 में इन्होंने पहला मजमून लिखा। 1902 में पहला मजमून लिखा, क्या नाम था? और जो मजमून एक रिसाला निकलता था, एक मैगजीन रिसाला निकलता था जिसका नाम था एलेंच, नाम था एलेंच मैगजीन निकलता था रिसाला, उसी में इनका मजमून छपा था। और वो मजमून का नाम क्या था? खातूनों की तालीम, जो खातून औरतों की तालीम के बारे में, है ना, उन्वान के शाये हुआ। और इसी साल मखजन लाहौर में उनका एक मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ। तो मखजन एक लाहौर में एक जगह है मखजन, ठीक है, तो लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। तो एक और हुआ आखिरी वक्त, क्या है ना, आखिर वक्त शाये हुआ। तो याद रखेगा खातूनों की तालीम पटना में और आखिर वक्त जो कहाँ हुआ शायद लाहौर में, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो ये दो यहाँ इनका जो पहला मजमून क्या था। अब सवाल एग्जाम में आ सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कौन था? खातूनों की तालीम, ये मजमून का उन्वान था। उन्वान समझते ना, हेडलाइन जिसको बोलते हैं, ये था। और आखिर वक्त ये भी हुआ था, लेकिन ये जो है लाहौर में शाये हुआ था। क्लियर? अब इससे और सवाल बनेगा, 1930 में उनके इशार, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगे। अब जो है वो जो है इसमें घुल गए और ज़्यादा कुछ लिखने लगे, पढ़ने लगे। तो 1903 में इनकी कुछ बहुत सारा शायरी शाये हुआ, नज़में पब्लिश होना शुरू हो गया, गज़लें इनका पब्लिश हुआ है। 1906 में रिसाला अल नदवा की इदारत भी सैयद सुलेमान नदवी की तहवील में आई, है ना। तो 1906 में बोलता है रिसाला
अल नदवा की इजारत की भी सैयद सुलेमान नदवी की तहवील, मतलब वो जो है उसके अंदर में आया। 1913 में वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल से वाबिस्ता हो गए। तो आपने पढ़ा होगा मौलाना अबुल कलाम का अखबार कौन था, अल हिलाल और अल बिलाग, ये दो अखबार था, अल हिलाल और अल बिलाग। तो बोलते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो एक अखबार निकलता था अल हिलाल, उसमें इनकी वाबस्ता मतलब उनसे संबंध हुआ, लगा हुआ, शायद उसमें कुछ काम किए होंगे। फिर वो पूना कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। पूना पड़ता है ना महाराष्ट्र में, तो बोलता महाराष्ट्र के कॉलेज में जो है दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से अंजाम देने लगे, मतलब वहाँ पे एज ए टीचर बन गए थे, दर्स व तदरीस पढ़ाने का काम करने लगे थे। फिर आते हैं सैयद सुलेमान नदवी की कसीरुल तसानीफ अदीब थे, मतलब बहुत सारा उन्होंने बहुत कसीर से तसानीफ मतलब ढेर सारा उन्होंने तसानीफ की, मतलब ढेर सारी किताबें या तो ढेर सारे जो है उन्वान, मजमून, शायर, गज़ल वगैरह बहुत कुछ लिखे तसानीफ होते हैं। अरबी अदब इस्लामियात क्या क्या लिखे, अरबी अदब इस्लामियात, तारीख, सिवाने, अदबियात और तरबियत व तदवीन उनके खास मैदान है। मतलब इतने फील्ड में इनका जो है पकड़ था। अरबी अदब मतलब अरबी लिटरेचर इनका बहुत अच्छा था, ये अरबी में भी बहुत कुछ लिखे थे। इस्लामियात इस्लाम के बारे में बहुत इन्होंने कुछ लिखा। तारीख के बारे में लिखा, जो इतिहास था इसके बारे में इन्होंने लिखा। सिवाने यानी कि किसी की जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में इन्होंने लिखा। अदबियात और तरबियत व तदरीन है ना, तदवीन उनके खास मैदान था, यानी कि इन क्षेत्रों में इनका अहम रोल था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पेश किया, लिखा सैयद सुलेमान नदवी। अब आते हैं उर्दू जबान और अदब से मुतालिक उनके मज़ामीन, खास तौर पर नकूसे सुलेमानी, हमारी जबान का नाम, ये सब मतलब उर्दू जबान में। तो अरबी में अलग अलग लैंग्वेज में तो अलग अलग क्षेत्र में तो इनका सब कुछ शाये हुआ था, लेकिन खास करके बोलता है कि उर्दू जबान में जो है इनको खास करके जो है कौन सा मज़ामीन शाये हुआ, नकूसे सुलेमानी, हमारी जुबान का नाम है ना, मज़ामीन सुलेमान, मुकालमात सुलेमान, ये सब जो है उर्दू ज़बान में जो ये सब मजमून शाये हुआ, ये सब जो किसका है, सैयद सुलेमान नदवी का है। याद कीजिएगा नकूसे सुलेमानी, देखिए सैयद सुलेमान पता है ना, सैयद सुलेमान नदवी, तो सुलेमान से सुलेमानी आ रहा है, सैयद नकूसे सुलेमानी, हमारी जुबान का नाम, ये कुछ अलग है, मज़ामीन सुलेमान और मुकालात सुलेमान ये शामिल है। ओके, बंद कर दो फिर। सिबली नुमानी की हयात खिदमात पर सैयद सुलेमान नदवी की किताब हयात सिबली कामूसी अहमियत की हामिल है, यानी कि इन्होंने सिबली नुमानी जहाँ गए थे पढ़ने के लिए, तो उनकी हयात खिदमात पर इन्होंने भी एक किताब लिख दिया। उनका नाम क्या था, हयात सिबली, क्या नाम था, हयात सिबली नाम का किताब था, जो लिखा कि समझो एक सिवाने है, ये है ना, एक जीवनी इन्होंने लिखा है जो सिबली नुमानी के बारे में था। ओके, तो सिबली नुमानी की हयात खिदमात पर सैयद सुलेमान नदवी किताब लिखे, हयात सिबली। बोलता सिबली नुमानी के खुतबात और मुकालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तब करके शाये किया। सुनिए, उनके खुतबात और मुकालात यानी कि जो सिबली नुमानी के जो खुतबा थे है ना, उनकी बातों को, उनके कलाम को 8 जिल्दों में, समझ रहे ना, एक जिल्द इतनी मोटी मोटी किताब होती है, 8 किताबों समझिए आप कि 8 किताबों में जो है सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तब करके शाये किया, मतलब लिखा। इन्होंने किसने लिखा, सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा। सिबली नुमानी, तो सैयद सिबली नुमानी से ताल्लुक है किसका, सैयद सुलेमान नदवी का है। ओके, इसीलिए याद रखिए, तो चूंकि और सिबली नुमानी के हयात के बारे में, हयात खिदमात के बारे में उन्होंने हयात सिबली लिखा है, उसके साथ साथ सिबली उनके खुतबात और मुकालात को भी 8 जिल्दों में पेश किया लिख करके। आगे बोलता है सिबली के खुतूत भी उन्होंने 2 जिल्दों में लिखा। देखिए, सिबली के खुतूत भी उन्होंने 2 जिल्दों में लिखा। सिबली के जो खुतूत यानी कि सिबली नुमानी के जो खुतूत थे उनको 2 जिल्दों में लिखा। ये सब जो है इनके जो है समझो कि लिखने का कारनामा है। अरबो हिंद के ताल्लुकात से, अरबों की देखो, अरब और हिंद है ना, मतलब अरब और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इन्होंने और कुछ लिखा है क्या, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हय्याम, रहमत आलम, सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबें हैं। ये सब किताबों का नाम आ सकता है कि भाई बताओ, अरबों की जहाज रानी
किसने लिखी, इसके मुसन्निफ कौन है, तो सैयद सुलेमान नदवी। सीरत आयशा किसने लिखा, सैयद सुलेमान नदवी। हय्याम किसने लिखा, रहमत आलम किसने लिखा। ये सब जो है सैयद सुलेमान नदवी की जो है मशहूर किताब है। ओके, उन्होंने लिसानियात से मुतालिक बहुत सारे मज़ामीन लिखे। लिसानियात मतलब लिसान मतलब क्या होता है, लिसान मतलब जबान होता है, तो जबान के मुतालिक से अलग अलग जबान होता है, उर्दू, हिंदी, फारसी, लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो लिसानियात से संबंधित मुतालिक जो बहुत सारे मज़ामीन लिखे, अलग अलग जबान में क्या क्या खासियत है, क्या बातें हैं, क्या खूबी है, तो इनके बारे में जो है अलग अलग जो इन्होंने मज़ामीन लिखे। फिर बोलता है कि उन्होंने उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत में शुमार किया जाता है। उनका जो उन्हें जो है उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत, उर्दू की शुरुआती जो जबान है ना, उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत में शुमार किया था। किनका, सैयद सुलेमान नदवी का जो शुमार है उर्दू के जो माहिर है, एकदम माहिरीन जो लिसानियत थी शुरुआती में, इब्तदाई कि उर्दू कैसे बोला, उर्दू क्या जबान है, कैसे है, मतलब क्या खासियत है उर्दू जबान की, इसका जो है ना नाम जो है बहुत ज़्यादा शुमार है इनका नाम। 23 नवंबर 1953 को मुख्तसर अलालत के बाद कराची में उनका इंतकाल हो गया। तो 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी और 23 नवंबर 1953 में कहाँ इंतकाल कहाँ हुआ था, कराची में। और पैदाइश कहाँ हुई थी, पैदाइश नालंदा में है ना, नालंदा में इनकी पैदाइश हुई कि बिहार में, और कराची में इनका इंतकाल होता है। याद रखिएगा इंतकाल कहाँ हुआ था, कराची में इसका जो है इंतकाल हो गया था 23 नवंबर 1953 को, ठीक है ना, 1953 को इनका इंतकाल हो गया था। ओके, आगे देखिए क्या बोलता है, खानों में सबसे ज्यादा जरूर, अच्छा ये तो चैप्टर का नाम आ गया। ओके, ये तो जो चैप्टर लिखे उसके बारे में। अब यहाँ पे देखो ये सारी बातें यहाँ पे पॉइंट वाली बात आ गया। इसमें और एक बात था कि सैयद सुलेमान क्या बोलते, एक पॉइंट और इसमें शायद छूटा हुआ है यहाँ पे, कि जो सिबली नुमानी थे ना, जो सिबली नुमानी इन्होंने किताब लिखा था, इन्होंने जो किताब लिखा था तो शायद कुरान शरीफ का तफसीर शायद किए थे, तो वो एक जिल्द में शायद कर नहीं पाए थे, और वो जब खत्म हुआ तो इंतकाल होने के बाद जो पूरा जो किए थे ये, यानी कि उनके बारे में कुछ किताब था उनका, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो सैयद सिबली नुमानी जो किताब वो लिखे थे लेकिन पूरा लिख नहीं पाए थे, तो उनके इंतकाल होने के बाद जो मुकम्मल तरीके से कौन पूरा किए, सैयद सुलेमान नदवी जो उसको पूरा मुकम्मल किए। ये बात यहाँ पे छुट्टी हुई है जो मैंने आपको बताया। अब ये कहते क्या, इनका चैप्टर क्या है ये समझते हम लोग। अब जो इनका जो चैप्टर है, चैप्टर जानते हैं कि चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं, कि बाज पुराने लफ्जों की नई तख्लीक क्या है भाई, चैप्टर बताना क्या चाहता है ना, ये समझते हैं। तो यहाँ पे जो ना ये लफ्ज के बारे में बताते हैं। अब ये शुरुआत करते हैं, बोलते हैं खानों में तो सबसे ज्यादा भाई जरूरी क्या है, नाश्ता। नाश्ता मतलब क्या, तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह। कहते हैं कि खाना अगर खा रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या है, सुबह सुबह रात भर सो के उठते हैं, सुबह हमको क्या चाहिए, नाश्ता चाहिए। रात भर सोए, सुबह उठे, मुंह धोए, ब्रश किए, फ्रेश हुए और भूख लग गई। अब इस भूख को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आप अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसके सुबह रात में सो के उठने के बाद जो कुछ भी आप खा रहे हैं, चाहे आप 12 बजे क्यों ना खा रहे हैं, मान लें कि सुबह उठे 8 बजे, कुछ नहीं खाएं पिए, एक ही बार खा रहे हैं 11 बजे, तो वो भी नाश्ता ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो नाश्ता बोला जाता है। तो सबसे जरूरी इन्होंने जब सर्वे किया तो बोला भाई सबसे जरूरी नाश्ता है ना। और नाश्ता का मतलब होता है भूख तोड़ने की इस्तिलाह, मतलब बोलता है कि नाश्ता मतलब क्या होता है, भूख को तोड़ना, भूख लगी हुई भूख को खत्म करना। सैयद सुलेमान नदवी 2 जबानों में माहिर थे। ये 2 जबान ये बहुत ज्यादा जानते थे, एक यूरोप की और दूसरी पश्चिम की, यानी कि अरबी और अंग्रेजी ये बहुत ज्यादा जानते थे। तो जानिए कि यूरोप में तरफ जो अरबी जबान और पश्चिमी क्या हो गया, अंग्रेजी जबान, ठीक है ना। सवाल बन सकता है यूरोप की जबान क्या है, अरबी, और पश्चिमी जबान क्या है, अंग्रेजी। कहाँ किधर की जबान है, तो अंग्रेजी पश्चिमी जबान है। ओके, तो ये सवाल आपसे बन सकता है। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, जिसका मानी रोजा की भूख तोड़ना का। अरबी में जो नाश्ता को बोलता है फतूर, है ना। और फतूर मतलब क्या होता है, रोजा की तोड़ना, रोजा की भूख की तोड़ना, जो रोजा रखते हैं ना उसकी भूख को तोड़ना। और इसी से हम लोग, इसी से निकला फितूर, फितूर जो है इसी से निकला।
और इसी से हम लोग बोलते, इसी से बना हम लोग अफ्तार, इसी से हम लोग बोलते हैं अफ्तार, इसी से लफ्ज निकला अफ्तार, अफ्तार भी से लफ्ज निकला। जो हम लोग बोलते हैं अफ्तार कर रहे हैं, रोजा रखते हैं, रोजा रख के क्या करते हैं, जब शाम को वक्त होता है, आजान होती है मगरिब की, तो क्या करते हैं हम लोग, रोजा खोल, बोलते रोजा खोल रहे हैं, मतलब अफ्तार कर रहे हैं। तो अफ्तार फतूर से बना, और यानी कि हम जो भूख, जो रोजा रखे हुए थे उसको तोड़ रहे हैं, है ना, उस भूख को मिटा रहे हैं, तो उसको हम लोग अफ्तार बोलते हैं। तो इसी से फतूर से ही बना अफ्तार, ठीक है ना। फारसी जबानों का लफ्ज, एक फारसी जबान एक लफ्ज है नहार, नहार जो नाहार से बना है, एक लफ्ज है नाहार, और वहां से निकला नहार, है ना, यानी ना यानी नहीं, और हार मतलब गजा, सुने हार, और हार से आहार भी बना है। तो अरबी जबान में ना मतलब क्या होता है, नहीं होता है, और हार मतलब गजा, यानी कि जो क्या बोलते हैं, इसी से नाहारी यानी कि नहारी, इसी से नाहारी यानी कि निहारी बना है। ओके, जो आजकल लखनऊ और दिल्ली में खास चीज हो गई, मतलब लखनऊ दिल्ली में बहुत ज्यादा खास है नहारी, निहारी जिसको वो लोग बोलते हैं कि लखनऊ और दिल्ली में बहुत ज्यादा ये खास हो गया है। तो कहते हैं कि नहार जो है कौन सा लफ्ज है, कहाँ से निकला है, नहार जो है फारसी जबान से निकला है, ये याद कीजिएगा। नहार किस जबान से निकला है, नहार फारसी जबान से निकला, और नहार से बना निहारी, नहार से क्या बना, नाहारी जो नहीं खाया हुआ, ना यानी नहीं, हार मतलब ग़िज़ा, जो ग़िज़ा नहीं खाया हुआ, नाहारी, है ना, और इसे हम लोग बोलते हैं निहारी, निहारी। ओके, आगे है नहार से, अब बोलता नहार से याद है आहार। हम लोग जानते हैं आहार क्या होता है, हिंदी में हम लोग पढ़े आहार, पौष्टिक आहार, आहार मतलब भोजन हो गया, ठीक है ना। अरबी में कलिया होने, कलिया भुने हुए गोश्त को कहते हैं, लेकिन हमारे जबान में कलिया शोरबादार गोश्त को कहते हैं ना। अरबी में जो कलिया कहते हैं ना, कलिया, तो कलिया जो है भुना हुआ गोश्त होता है ना, उसको अरबी में बोलते हैं, और हमारे तरफ क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं शोरबादार, जो जिस गोश्त में शोरबा मिला होता है, मसाला वाला जो गोश्त होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कलिया। उस तरह से कोरमा तो नाम सुने होंगे, है ना, कोरमा तुर्की जबान है ना, बोलते हैं कोरमा, कोरमा जो गोश्त का बनाने का तरीका होता है, तो एक तुर्की जबान है। तो ये सब जबान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको देखो, हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन पता है कहाँ जबान है, हम लोग बोलते हैं कोरमा। अब कोरमा बोल तो रहे हैं, आम हो गया, लेकिन जान रहे ये जबान आया कहाँ से, है ना। अब कलिया बोलते हैं, कलिया कहाँ से आया नहीं जान रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग आहार बोल रहे हैं, नहार बोल रहे हैं, नहार, नहार से हम लोग निहारी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं निहारी, निहारी, लेकिन आया कहाँ से ये हम लोग नहीं जानते। तो ये सैयद सुलेमान नदवी ये बताने की कोशिश कर रहा कि हम लोग जो बोलते हैं अफ्तार, या अफ्तार बना फतूर से, फतूर एक जो है अरबी लफ्ज से बना है। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि फतूर किस जबान का लफ्ज है, नहार किस जबान का लफ्ज है, फारसी, ठीक है ना, कहाँ कहाँ फेमस है नहार। उस तरह से कौरमा जो है तुर्की जबान है। अहद, अहद मतलब होता है सुस्त और काहिल। एक और लफ्ज बोलता है अहद, अहद मतलब सुस्त काहिल। एक होता है अहदी, एक होता अहद, एक होता आहदी, है ना, आहदी, एक अहद है, एक आहदी है। तो आहदी मतलब एक होता है, और अहद मतलब सुस्त और काहिल, ठीक है। तो दोनों का माना अलग अलग हो रहा है। हमारे जबान में एक लफ्ज है सुर्खी, जिसका माने होता है उन्वान। हम लोग सुर्खी लिखते ना, अरबी जबान में सुर्खी, सुर्खी लाल चीज को बोलते हैं। सुर्ख मतलब क्या होता है, लाल, सुर्ख मतलब लाल। तो अरबी जबान में एक सुर्खी है, और हम जिसका माने क्या होता है उन्वान। सुर्खी माने क्या होता है, हम बोलते हैं सुर्ख लिख रहे हैं, उन्वान लिख रहे हैं। तो हम लोग जो लाल से लिखते हैं ना, कभी कभी देखते हैं, कभी लिखते हैं हेडिंग या कुछ नोट से बना रहे हैं, तो देखते हैं ऊपर में हेडिंग में रेड पेन से लिख देते हैं, है ना, कि ये चैप्टर का नाम लाल कलम से। तो ये एक लाल कलम से लिखना एक बताता है कि भाई हम सुर्खी लिख रहे हैं, मतलब उन्वान लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताना ये चाहता है सैयद सुलेमान नदवी की अरबी सुर्खी, हम सुर्खी जो जबान है ना, वो सुर्खी मतलब क्या होता है, हमारे जबान में एक सुर्खी है, और सुर्खी मतलब क्या हम लोग उन्वान बोलते हैं। एक होता कलई, देखिए तीन लफ्ज है, कलई, कलई और कलई खोलना। देखिए कलई का मानी होता है सफाई, और कलई फेरना मतलब ऐब छुपाना, और कलई खोलना मतलब ऐब जाहिर करना। तो तीन लफ्ज है, एक ही लफ्ज है जो तीनों माना में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है पुराने जो लफ्ज हैं, है ना, उसका क्या क्या माना है, हम लोग क्या क्या माना में इस्तेमाल करते हैं, वो बताने की कोशिश करें इस जो मजमून में, ठीक है ना। तो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, इससे थोड़ा बड़ा सवाल बन सकता है कि कलई फिरना मतलब क्या होता है, कलई खोलना मतलब क्या होता है।
ठीक है ना, ये सब आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो आप इतना आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए चैप्टर जो है काफी है। ओके, ये चैप्टर आपके लिए काफी है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया, बट आपको ज्यादातर ध्यान कहाँ पे देना है, ये जो चैप्टर का जो राइटर है ना, क्या नाम है चैप्टर का नाम, सैयद सुलेमान नदवी, इसके बारे में ज्यादा कुछ सवाल पूछा जाएगा कि इसके राइटर कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, इससे सवाल ज्यादा पूछेगा। इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनका इंतकाल कब हुआ था, इनके वालिद का क्या नाम था, इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, कौन कौन सी किताबें लिखी, क्या तसनीफ इनकी है, ये सबसे ज्यादा सवाल यही सब बनता है। ओके, और ज्यादा होगा तो इनका जो मजमून लिखा हुआ है वो पूछ सकता है कि ये किस जबान का मजमून है, इस चैप्टर के लिखने वाले कौन है, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है ना। लास्ट करते वीडियो को, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर चैप्टर को लाएंगे। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करें, कुछ कमियां हैं तो नीचे वो भी कमेंट करें ताकि मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज।